नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। एक बहुत ही अजीब सी बात है कि मौत का एक दिन तय है, नींद फिर क्यों रात भर नहीं आती। जी हाँ, मौत का दिन तो तय है, लेकिन नींद जो है ये खुदा की तरफ से दी हुई एक ऐसी नेमत है जो हमारे पूरे दिन की थकान को काफूर कर देती है। पूछिए उन लोगों से या उन बच्चों से जो मज़े से सोते हैं और सुबह को फ्रेश उठते हैं, लेकिन हमारे और आपकी नींद को क्या हो गया, कहाँ गायब हो गई। ऐसी क्या परेशानियाँ आ गई कि जब सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती और जब सो जाते हैं तो अगले ही पल आँख खुल जाती है। आखिर हम ऐसी क्या करतूत कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बदतर किए जा रहे हैं कि उसका असर हमारी नींद पर सीधा नुमायाँ होता है। क्यों होती है परेशानी नींद में, क्यों सही से नहीं सो पाते, आज इसी बात पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी। आप सीनियर प्रोफेसर और हेड हैं PGIMS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में। इसके साथ साथ नींद की जब बात करेंगे तो हम बात लंग्स की भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक़ है। वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि इसका क्या ताल्लुक़ है। तो आइए अब हम सीधे डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर ध्रुव, नींद से ही हम शुरू करना चाहेंगे कि बड़ी बेशकीमती नेमत है ऊपर वाले की दी हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो क्या है नींद, क्या है, हम कैसे जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता जब सो जाते हैं तो। देखिए, स्लीप या नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जैसे आपने अभी फरमाया कि जो दिन भर आपने काम किया है, जो आपने जितना आपने एनर्जी यूटिलाइज की है जी, ये कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज़ बख्शी है कि जब आप सोते हैं तो जो आपका इस्तेमाल हुआ होता है चीज़ में, उसको रिप्लेनिश किया जाता है, उसको रीडू किया जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं जी, स्लीप के लिए या नींद के लिए जी, कि ये वो अवस्था है जो कि एक और वेकफुलनेस में है, एक और डेथ के बीच में। दैट मीन्स अर्धचेतन अवस्था है। इसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि आपका अपने सराउंडिंग से, आपके अपने वातावरण से संबंध, नाता टूट जाता है, जो गहरी नींद आती है। और जो स्लीप है ये साइकिल्स के अंदर आती है रात को। अच्छा। और यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक हेल्दी आदमी में 6 से 8 घंटे की नींद आएगी एडल्ट्स में, और नॉर्मली ये 4 से 5 कम से कम, और प्रेफरेबली 5 to 6 साइकिल्स होनी चाहिए, और ईच साइकिल आपका 90 मिनट का होता है। तो अगर आप उससे देखेंगे 5 से 6, तो लगभग 540 मिनट अगर लेके चलूं तो रफली ये 6 से 8 घंटे की नींद के बीच में आता है, कि जो कि एक एडल्ट को चाहिए अपने को फ्रेश फील करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया कि नींद क्या है। तो आइए अब हम बच्चों की ही नींद से यहाँ शुरू करते हैं। क्या बच्चों की नींद एक एडल्ट की नींद से उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है? जी। कितना ज़्यादा होता है? कुछ बच्चों को ये देखने में आता है कि वो हद से ज़्यादा सोते हैं। क्या ये कोई किसी बीमारी का सिम्टम हो सकता है? देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है एक स्लीप रिदम होती है बॉडी के अंदर, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, जिसके हिसाब से 24 घंटे में आपका तय होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो एक स्लीप पैटर्न है जो उनसे धीरे धीरे एडल्ट पैटर्न की ओर इवॉल्व करता है। आपने देखा होगा तभी छोटे बच्चे हैं जो उनसे मदर्स की कॉमन कंप्लेंट होती है कि रात को सोने नहीं देते। हम माँ को सोने नहीं देते क्योंकि इनको भूख लग रही होती है, उठ रहे होते हैं और दिन में सोते रहते हैं, क्योंकि मदर के अंदर जो बच्चों का एनवायरनमेंट इंटायरली डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। जब आप बाहर आते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होता है। और नींद के लिए हमें, आपने ये भी देखा होगा कि सोने के लिए आपको हमेशा एक डार्क स्पेस चाहिए, प्लेस चाहिए। बिल्कुल। तो वो वातावरण हमें, बच्चे उस वातावरण से बाहर निकल के आते हैं तो यूजली 1 से 2 साल तक, लगभग 2 साल के बाद उनका नॉर्मल स्लीप पैटर्न आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो टीनेज और एडल्ट में जाते हैं, एडल्ट पैटर्न आ जाता है। बच्चे आमतौर पे 8 से 12 घंटे की अमूमन नींद लेते हैं, जो कि एडल्ट्स में आके 6 से 8 घंटे की। और जैसे जैसे आप फिर बुजुर्ग होते जाते हैं, आपने ये देखा होगा कि नींद का पैटर्न फिर चेंज होता शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने छोटे बच्चों की बात की तो कई बार ये सवाल नींद से हटके थोड़ा सा हमारा लंग्स के ऊपर चला जाता है, लेकिन चूंकि मौका है यहाँ पर पूछने का कि जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर कभी कभी ये कहा जाता है कि उसके लंग्स में पानी आ गया है।
क्या पैदाइश के बाद उसको लंग्स की इस तरह की कोई परेशानी लाक हो सकती है? देखिए, लंग्स में पानी आने का अभिप्राय वो काफ़ी सीरियस चीज़ होती है। अच्छा। आमतौर पे जो माँ का लिकर होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है, उसका कई बार एस्पिरेशन हो जाता है, या बच्चे के खुद ही उसके अंदर मेकोनियम बोलते हैं उसको। अच्छा। वो एक अलग चीज़ है, वो एक सीरियस बीमारी है, सीरियस दिक्कत है। उसमें बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, घबराहट होती है, परेशानी होती है। ओके। दूसरी तरह की चीज़ होती है कि अगर बच्चा कई बार प्री मैच्योर जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो फेफड़ा है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक रास्ते होते हैं जिनको हम एयरवेज कहते हैं, वो बांसुरी की तरह, बांस की तरह होते हैं, और आगे उनका डिवीजन होता जाता है। बिल्कुल। एंड नॉर्मली एडल्ट्स के अंदर हम 23 डिविजन्स तक देखते हैं उसकी। अच्छा। उसके बाद जिस तरह से आपके ग्रेप्स होते हैं, आपके अंगूर होते हैं, उस तरह के गुच्छे आगे उनके लगते हैं जहाँ से हवा का जो आती है गैस एक्सचेंज होता है। उनके साथ उसके जो वॉल्स होती हैं, जो उसकी दीवार होती हैं, उसके अंदर आपका ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड आता है, जो खराब ब्लड आता है साफ होके बाहर निकलता है। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों में आमतौर पे अगर एस्पिरेशन है तो वो सीरियस इलनेस है, लेकिन कई बार हम आजकल ये देख रहे हैं कि अगर साइज लंग का छोटा है बच्चों में किसी भी कारण से, ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण या किसी और कारण से, तो एडल्ट्स के अंदर वो एक हम आज के दिन रिस्क फैक्टर मानते हैं कि पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको आप ब्रोंकाइटिस या और चीज़ें, तो उसमें उसकी संभावना रिलेटिवली ज़्यादा रहती है, ज़्यादा आ सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा देख रेख करने की नहीं, उसमें वही है कि बच्चे की माँ के जब गर्भ में बच्चा, उसको अच्छा खाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, और साथ में तभी डॉक्टर्स ने, आपने देखो, कोशिश होती है कि डिलीवरी जितनी लेट हो सके, 7 या 8 महीने के बच्चे को सांस की दिक्कत ज़्यादा आती है। अच्छा। और जैसे जैसे वो 8 ऑनवर्ड 9 मंथ 32 हफ्ते से ऊपर, 35 हफ्ते से ऊपर प्रेगनेंसी हो जाती है तो सांस की प्रॉब्लम कम होती है। वो जो छोटा बच्चा होता है उसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, इडियोपैथिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्योंकि बच्चे का जो एल्वुलस है, जो खोलना है जहाँ से हवा एक्सचेंज होनी है, वो क्लोज होता है। तो उसकी अंदर का जो प्रेशर होता है जो उसको खोल के रखने के लिए, वो उसके अंदर सर्फेक्टेंट की जब कमी होती है तो बढ़ जाता है, तो खुल नहीं पाता है। अच्छा। तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता तो वो ज़रूरी है हमें। और आज के दिन इसीलिए कई जब बच्चे पैदा होते हैं जिनको डिस्ट्रेस होता है तो उनको हम सांस के ज़रिए, नाली के ज़रिए वो दवाई डालते हैं और उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं। या कई बार प्रेगनेंसी के अंदर मदर्स को भी कुछ तरह के टीके लगाते हैं ताकि लंग मैच्योरिटी हो जाए। बिल्कुल। लंग्स की बात चल रही है डॉक्टर साहब, हो तो एक बहुत ही मुज़िर बीमारी है कैंसर, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। लंग्स के कैंसर की जब हम बात करते हैं तो अमूमन ये देखने में आता है कि एकदम बढ़ता है ये और ख़तरनाक स्टेज पर पहुंचता है। क्या ऐसी ही बात है लंग्स के कैंसर के साथ? क्या सिम्टम्स कुछ पहले नज़र आ सकते हैं? देखिए, लंग कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो उनसे हम एडल्ट्स में देखते हैं, स्मोकिंग है। चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग है, चाहे बीड़ी स्मोकिंग है, चाहे चिल्म है, चाहे हुक्का है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओके। औरतों के अंदर भी हमने देखा कि सडनली हमको इंसिडेंस का लंग कैंसर का ज़्यादा मिल रहा है। तो ये पाया गया कि जो गाँव के अंदर या जो हमारे पहले बहनें या माताएं इन पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कि हमारी ग्रैंड मदर्स ने या दादी अम्मा ने, नानी ने या माओ ने, खास तौर पे हमारी उम्र के, उन्होंने चूल्हे पे काम किया और उन्होंने जो धुआं चूल्हे से आता था या तंदूर से आता था, उसके कारण भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे प्रदूषण की हम आज बात करते हैं, उसी तरह से जो कंप्लीट कंबस्चन नहीं होता था तो उस धुएं के अंदर से जो चीज़ें लंग में जाती थी उसके कारण बहुत ज़्यादा एक इंसिडेंस देखने में अब मिल रहा है लेडीज़ के अंदर, स्पेशली उस तरह के एक्सपोजर से। इसी तरह से रेडॉन है, इसी तरह से कुछ एक बीमारियां हैं जिसके अंदर इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर का हमें ज़्यादा मिलता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्मोकिंग या जो आपका डस्ट है, पर्टिकुलरली जो आपने लकड़ी को जलाया, कंबस्चन हुआ, इंडोर पोल्यूशन है, ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग टू इट। तो इसलिए प्लस इसके साथ साथ आज के दिन हमारे पास सुविधाएं भी हैं जो हम डायग्नोस करते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि टीबी को लोग लंग कैंसर को शुरू में टीबी की तरह डायग्नोस कर जाते हैं और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो एडवांस स्टेज में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर के आज के दिन भी हिंदुस्तान में 80 से 90 लोग उस स्थिति में पहुंचते हैं जब हम उसका एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सर्जरी या क्यूरेटिव कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो खांसी जो है, जैसे आपने बताया बहुत खांसी है, शदीद खांसी है, क्या ये अलामत हो सकती है? देखिए, शदीद खांसी कई चीज़ों में हो सकती है।
सांस के अंदर दमा का भी ये फीचर हो सकता है सांस के साथ। इसी तरह से टीबी में भी हो सकती है। पर अगर आपको खांसी के साथ खून आए, अगर हल्का खून आए, टीबी के अंदर यूजली बहुत रिलेटिवली क्विक और ब्रिस्क ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। ये रिलेटिव बात है, एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको खांसी हुई, उसके साथ आपको अगर खून आया, अगर आपको लगा कि छाती में दर्द हो रहा है लगातार, सांस लेने से बढ़ता है घटता है, या लगातार रात को सोते हुए आपको परेशान कर रहा है और ये हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं हुआ और कोई चोट नहीं लगी है, आपको इसके लिए देखना चाहिए। सिमिलरली अगर आपकी खांसी इंट्रैक्टेबल है या आपकी आवाज़ के अंदर बदलाव आया है, या आपके चेहरे पे सोजन आने लगी है, खासतौर पे जब सुबह आप सो के उठें और शाम तक ठीक हो जाएं, या छाती पे कहीं पे अगर आपको लगे कि नसें ज़्यादा दिखने लगी हैं या चेहरे का रंग बदल रहा है उस समय, तो हमें इस चीज़ों के विषय में देखना पड़ता है। इसी तरह से आपको लैक ऑफ एनर्जी है, आपका वेट लॉस है, तो फिर हमें कैंसर के लिए देखना पड़ता है। लेकिन आमतौर पे लंग कैंसर के पेशेंट मेजॉरिटी में कोई ना कोई सांस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है। कईयों में हम निमोनिया के बाद डायग्नोस करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये लंग्स की बात हुई और लंग्स के साथ साथ जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही सोने की जब हमने बात शुरू की थी, तो जाहिर सी बात है कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, ख़ासतौर से यंगस्टर्स का और बच्चों का जो है, वो ऐसा है कि कई रात को बहुत देर तक जागना और सुबह बहुत देर तक सोते हुए रहना। क्या किस तरह की परेशानियां उनको आएंगी नींद से मुताल्लिक? देखिए, आजकल लाइफस्टाइल पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। हॉस्टल का एक अपना पैटर्न है बच्चों का। हम अपने मेडिकल स्टूडेंट थे तो रात को पढ़ने की आदत पड़ गई थी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप घरों में रहो तो सुबह प्रेशर होता है, पूरा घर का डंडा भी लगता है बड़े बुजुर्गों का कि आप जल्दी सोइए, सब जल्दी उठ के पढ़िए। तो इसके ये चेंजेस आई हैं। उसके बाद फिर जो आज के दिन कॉर्पोरेट लाइफ है या जो भागदौड़ की जिंदगी है शहर के अंदर, जी बिल्कुल, उसमें आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है बिल्कुल किसी ना किसी तरह से। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जो समाज में आया है, हमें आप शायद रियलाइज भी करेंगे कि आज के दिन पहले जो चीज़ फ्रेश वेजिटेबल्स आती थी, घर में मिलता था, दादी मदर्स सिस्टर्स वहीं बनता था, खाना खाया जाता था। आज के दिन एक तरह से आप देखेंगे पूरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपसे जो खाना मंगवाया जा रहा है वो हाई कैलोरी के अंदर है। बिल्कुल सही। और साथ में मिनिमल फिजिकल एक्टिविटीज है। सो नेट रिजल्ट है कि ये आज के दिन ओबेसिटी को, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ओबेसिटी को इंक्रीज, जो आपका वजन है उसको वो एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। स्ट्रेस जो ऐड हुआ है डे टू डे लाइफ का, इसका कहीं ना कहीं भुगतान सारे शरीर को करना पड़ रहा है। और हम लोगों को लगता था, जो हम गारंटी लेते थे कि भैया नींद तो भगवान की नेत, परमात्मा की या अल्लाह की देन है। फैक्ट तो यही है कि ये प्रकृति ने आपको स्वस्थ रखने के लिए बनाया ताकि आप जो दिन में खर्चा किया है रात को रिस्टोर कर सके। बिल्कुल। अब रिजल्ट क्या हो रहा है उसका? स्ट्रेस की भागदौड़ की दुनिया में लोगों को नींद कम आ रही है, इंसोम्निया की बीमारी है, स्ट्रेस वो ऐड कर रहा है। जब आपका मोटापा आ जाता है तो दूसरी तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। उसके अंदर एक और तरह की प्रवृत्ति आनी शुरू हो जाती है कि लोग खराटे लेने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। स्लीप एपनिया आना शुरू हो जाता है। इसी लाइफस्टाइल, आपके डायबिटीज होगी, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, सो हर चीज उसको ऐड करती जा रही है। बिल्कुल। ये सारी जो आपने बातें यहाँ गिनवाई हैं, इसी को हम एक एक करके यहाँ पर आपसे थोड़ा सा तफसील से अब जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात नींद का ही ना आना। देखिए, नींद का ना आना कई कारणों पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी कारण की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पेन, ये कॉमन चीजें हैं जो आती हैं, क्योंकि आदमी उधेड़-बुन में ऑफिस को घर ले आता है। ओके, बिल्कुल ठीक। उसके अंदर कई बारी जो वहाँ की मुश्किलातें हैं, तकलीफात हैं, वो वहाँ आ जाती हैं। इसी तरह से अगर किसी को किसी कारण से चोट लगी है, दर्द लगी है, तो आपको नींद में दिक्कत आ सकती है। या कई बारी लोग, हमने देखा कि आज के दिन अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया। बिल्कुल। क्रॉनिक डिपेंडेंस है, अगर किसी को ना मिले तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसी तरह से यंगस्टर्स में अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग नाउ drugs for creativity. Exactly. That is also adding to it. So there are multiple factors which are there. और जब हम ये सब एक्सक्लूड कर लेते हैं तो देन वी फाइंड आउट कि भाई कुछ एक % लोगों के अंदर वैसे ही इनहेरेंटली बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें खानदान के अंदर
पेरेंट्स में नींद नहीं आ रही, ब्रदर सिस्टर में नींद नहीं नहीं आ आ रही रही है। तो वो एक वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं वो भी देखी गई है इंसोम्निया के अंदर। तो डॉक्टर साहब क्या इसको एक बीमारी माना गया है इंसोम्निया को? देखिए, इंसोम्निया शॉर्ट टर्म अगर आपको किसी कारण से तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उसके का इफेक्ट सारी शरीर में पड़ता है। बट आमतौर पे इस चीज को 7 से 10 दिन या मैक्सिमम महीने के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छा। अगर ये परसिस्ट करता है तो ये बीमारी है। तो ये बीमारी है। जी। तो किस डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए? इसके अंदर आमतौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग पहले जनरल प्रैक्टिशनर से बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन के लोगों से बात करते हैं। राइट। कई बार जब स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो आपके साइकेट्री के लोगों से भी बात की जा सकती है और न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात की जाती है। Okay. और साथ में अब जो नई स्पेशलिटी उभर के आ रही है, जो स्लीप स्पेशलिस्ट है, अच्छा। उनसे भी आप बात कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये बात की हमने इंसोम्निया के, इसके साथ साथ नींद आई लेकिन थोड़ी देर में फिर आँख खुल गई, अब थोड़ी देर जाग रहे हैं फिर नींद आ गई फिर आँख खुल गई, ये जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है ये क्या है? देखिए, डिस्टर्ब स्लीप दोनों कारण से हो सकती है। आपके इंसोम्निया के कारण से भी हो सकती है और आपका एक जो विघटन हो रहा है नींद का, जी, अंडरलाइंग बीमारी के कारण, जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इंसोम्निया में 3 चीजें हम देखते हैं। जी। मैं उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। बिल्कुल ठीक। कि पहली चीज तो ये देखते हैं कि लोगों को नींद में जाने में दिक्कत पड़ती है। दूसरी ये होती है कि जब आदमी को नींद आ जाती है तो खुल के नहीं आती, रात को नींद खुल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि नींद साइकिल्स में आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर उनको साइकिल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की स्लीप्स होती है, लेकिन उसके अंदर साइकिल्स में आती है। राइट। अगर उस साइकिल के बाद कोई, मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है या किसी को कोई परेशानी है, वो रात को उठ के बैठ जाएगा, उसके बाद उसको नींद नहीं आएगी। तीसरी चीज जो हम देखते हैं आमतौर पे वो ये होता है कि आदमी सो तो ठीक जाता है, जब दिमाग में ज्यादा परेशानी है, कोई चीज घूम रही है, तो जल्दी उठ जाता। आपको जिस तरह कहीं जाना है तो आपकी नींद खुल गई। इसी तरह से कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, आप सो तो गए, शायद खींच भी गए, लेकिन सुबह फिर आप जल्दी आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोबेबल कॉज हो सकता है। आप सोते हैं तो उसके अंदर जो आपकी मांसपेशियों की ताकत होती है वो कम हो जाती है, वो आप तो ये कह सकते हैं कि शिथिल हो जाती है, वो लूज हो जाती है। वो बॉडी का एक वे है रिलैक्स करना। तो उसी के अंदर जो आपके दिमाग, मुंह के अंदर जबान है, जीवा है, ये एक मसल है। जब आप लेटते हैं, आप सीधा लेटते हैं, तो जब रिलैक्स होती है तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पीछे पड़ जाती है। ऑलरेडी रास्ता हर एक आदमी में होता है, लेकिन जिनके अंदर ये रास्ता पतला होता है, नैरो होता है, तंग होता है, उसके अंदर उसको ब्लॉक कर देता है। जबकि सांस की प्रक्रिया बराबर चल रही है, उसके अंदर खींचने की करती है। तो जब तक वो चल रहा होता है, जब तक आदमी उठ नहीं जाता, जब उठता है तो टोन फिर आ जाती है, फिर रास्ता खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया रात को कई बारी होती है, इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और जिस पेशेंट को ये दिक्कत है और ज्यादा है, हाँ, उसका क्या अभिप्राय है कि जब टूट के नींद आएगी तो आप फ्रेश तो नहीं हो, आपको दिन में ज्यादा नींद आएगी। बिल्कुल। आप कई बार गाड़ी चला रहे हैं तो हमने तो मरीज देखे जो स्कूटर चलाते हुए सो गए, साइकिल चलाते हुए सो गए, आपके बैठे हुए हैं तभी सो गए। कई आदमी गाड़ी में बैठते ही सो जाते हैं और खराटे लेने शुरू हो जाते हैं। तो बस ये आमतौर पे एक कॉमन बीमारी ये मिलती है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में अवेयरनेस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, जब तक कि नींद आनी शुरू नहीं हो जाए। तो जब नींद आनी दिन में शुरू हो जाती है तब इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। उससे पहले की स्थिति है कि चल रहा है पर आदमी को मालूम नहीं है। तो अगर किसी को चिड़चिड़ाहट रहे, दिन में थकान रहे, रेस्टलेसनेस रहे, आप किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो लगे आपको, या अगर आपका ब्लड प्रेशर है, उसको अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा दवाइयों से, अगर आपकी डायबिटीज है, उसके अंदर आपको लग रहा कंट्रोल नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल ठीक। किसी का, और खास तौर पे अगर किसी को डायबिटीज के कारण आपके पर्दे पे असर है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, बिल्कुल, या न्यूरोपैथी है, उसके अंदर ये आवश्यकता है कि हम स्लीप एपनिया को रूल आउट करें। क्योंकि अब ये डाटा आ रहा है कि अगर हम स्लीप एपनिया को केयर करें, ध्यान से देखें, उसका निदान करने की कोशिश करें, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, जो कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल। सिमिलरली डायबिटीज के अंदर भी हेल्प करता है।
अच्छा अच्छा जी। तो ये बहुत बहुत गहरी बात है डॉक्टर ध्रुव जो आपने बताई, और मुझे लगता है कि लोग इस बारे में इतना बेदार नहीं है, इतने अवेयर नहीं है कि वो इस चीज़ को समझें। चूँकि आपने बताया कि सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, तो उनको शायद एक अवामुन्नास को ये लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही, जबकि आप बता रहे हैं कि नींद ना आना या ऐसी परेशानियां खुद एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है ये अपने आप में, जिसके लिए फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। इंसोम्निया अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। ड्रग्स है, इसी तरह से कई बार रात को लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, हाँ। सिगरेट लेते हैं, जो कैफीन है या कई ड्रग्स है, उनका इफेक्ट है कि जिस तरह से सांस के लिए हम कई बार थियोफाइलिन्स लिखते हैं जी, इवन जो इनहेलर्स भी लिखते हैं कई बार, उसके भी साइड इफेक्ट्स इस रूप में आ सकते हैं। तो इसलिए हम आमतौर पर लोगों को कहते हैं कि रात को जिनको नींद नहीं आ रही है, कृपा करके चाय कॉफ़ी का सेवन शाम 7 बजे के बाद मत ना करें, क्योंकि अगर आप लेंगे तो उससे आपको नींद आने में दिक्कत आ सकती है। सिमिलरली जो स्मोकर्स हैं उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ डोंट टेक इट, क्योंकि निकोटिन इटसेल्फ कैन कॉज इंसोम्निया। जाहिर सी बात है। जहाँ तक नींद ज़्यादा आने की बात है, उसको हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि भैया क्या सच्ची में ये दिक्कत है। उसके लिए हमको स्लीप स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, वो लैब के अंदर करनी पड़ती हैं, घर में भी हो जाती हैं। अच्छा। पर क्वालिटी ज़रूरी है। ये सवाल है कि जो एक खर्राटे की बात आपने की थी, क्या ये कोई डिसऑर्डर है? देखिए, खर्राटे आपके जो आते हैं वो आपका जो तालू होता है, हाँ। तालू के 2 पोर्शन होते हैं, एक हार्ड पोर्शन बोन वाला है, एक सॉफ्ट पोर्शन। तो जब आप सोते हैं, जब हवा अंदर जाती है, जब मसल रिलैक्स होकर नैरोड होती है, तो इसकी वाइब्रेशन होती है। अच्छा। तो वो वाइब्रेशन की जो साउंड है उसको हम स्नोरिंग कहते हैं या खर्राटे कहते हैं। खर्राटा से ये अभिप्राय नहीं है कि लोगों को स्लीप एपनिया होगा, लेकिन खर्राटे इसका अभिप्राय ये है कि रास्ता नैरोड है। अच्छा। और सांस लेने के लिए, इस हवा को अंदर जाने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ रहा है, मुश्किल को कर रहा है। तो उसको हम अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा। जब ये इसके साथ जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऐड हो जाता है, कि मतलब चाहे वो ट्रांजिएंट हो चाहे थोड़ी देर के लिए हो, जिसमें हवा का सेवन अंदर नहीं हो पा रहा है, तो तब हम कहते हैं कि ये स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो गया। बट खर्राटे एक रिस्क फैक्टर है पेशेंट का, और किसी भी आदमी को स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप करने में। स्लीपिंग पोस्चर से क्या खर्राटों का कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल है। हम अपनी ही बात बताएं आपको। अच्छा। हम जब सीधे लेटते हैं तो खर्राटे लेते हैं, तो हमारी मोहतरमा कहते हैं कि साहब लेट जाइए टेढ़ा। अच्छा, करवट से जैसे कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आपकी टंग फॉल करती है, उस जब आप करवट लेते हैं तो ग्रेविटी से पोजीशन चेंज हो जाती है, तो आपका एयरवे खुला रहता है। अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? देखिए, खर्राटों का एज सच पे करने से पहले हमको एनाटॉमी हम देखते हैं, ऊपर की शरीर रचना की जो बात होती है, हाँ। कि क्या स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बेस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि कईयों का आप ये देखेंगे कि नाक का सेप्टम टेढ़ा है, कईयों में आप ये देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जी से है, सोजन है, स्वेलिंग है, साइनस है, तो आप पहले उसको ट्रीट करते हैं। ओके। अगर वो सेटल हो जाता है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखो कभी जुकाम हो तो वैसे अक्सर खर्राटे आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपका लगातार खर्राटे आ रहे हैं तो हम आमतौर पर आदमियों को यही बोलते हैं कि साहब अपना वजन कम करिए, बिकॉज ये कैसे फैट डिपॉजिट है, बिल्कुल उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए जिस भी लोगों को स्लीप एपनिया या खर्राटे आते हैं, कई बार आप देखेंगे ये नहीं कि पतले आदमी को खर्राटे नहीं आएंगे, खूब आ जाते हैं, खूब आते हैं। उसके अंदर पोस्चर चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। अगर डीएनए से तो उसकी सर्जरी हो जाती है, उससे फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम कई जगह स्लीप एपनिया में भी आज के दिन सर्जरीज होनी शुरू हुई है, बट वो लास्ट रिसोर्ट है। अगर वो रिस्पॉन्ड ना करें या हमको ये लगे कि एनाटॉमी ऊपर की बहुत खराब है, जो आपको जो आज के दिन हवा डाल के सीपैप थेरेपी है उससे भी असर नहीं पड़ेगा, तब आप सर्जरी की सोचते हैं, नहीं तो नहीं। इससे पहले मैं सर्जरी के अपने नुकसानात हैं, बिल्कुल। इससे पहले मैं आखिरी सवाल पे जाऊं, एक सवाल और है जी। अक्सर लोग नींद की गोलियां खा लेते हैं बगैर डॉक्टर के सलाह के, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर 1-2 बार है तो ठीक है, पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये जांच करानी चाहिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आमतौर पे हम शॉर्ट टर्म के लिए ये दवाइयाँ लिखते हैं, ज़्यादा हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद इन दवाइयों से भी आपको आदत पड़ सकती है, लत पड़ सकती है, इनकी एडिक्शन बिल्कुल।
इसके लिए बेस्ट पर्सन जो हमें होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं। राइट। और एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। ओके। हम उनकी साइड हेल्प लेते हैं अगर किसी को नींद नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा हो। बस एक आखिरी सवाल हमारे नाजरीन के लिए कि बेहतर नींद के लिए क्या किया जाए, अच्छी नींद आए, सुकून की नींद आए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कहना आसान है, लेकिन आपको लाइफस्टाइल अपना चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको लाइफ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। एक कोशिश करिए कि एक आप टाइम समय करिए, 10-11 बजे के बीच में सोने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और सुबह 5 और 6 बजे के बीच में उठने की कोशिश करिए, क्योंकि शुरू में दिक्कत लगती है, लेकिन आप है कि शरीर अडेप्ट कर जाता है। बिल्कुल। तो एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन को आप मेंटेन करिए। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। आप सब्जी लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए और कोशिश करिए कि रात वाला खाना जल्दी खा सके। बहुत 8, साढ़े 8 तक अगर आप कर सके तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। तो वी हैव टू गो बैक टू फ्रॉम वेयर वी हैड स्टार्टेड अर्ली, गो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। That's what is important. Keeps you healthy, wealthy, and away from the doctors. Doctors, of course. That is very important. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एंड प्रोफेसर ध्रुव सर, आप आए और नींद के बारे में जो अभी तक लोगों को इसका इतना ख्याल नहीं था, आपने एक बेदारी तो यहाँ से जो है वो पैदा कर दी। हम आपके बेहद मशकूर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी मुझे मौका देने और सबके साथ गुफ्तगू करने का। थैंक यू और रूबरू होने का शुक्रिया। नाजरीन, बात नींद की थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद कमोबेश ये अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि नींद कितनी अहम है और किन बातों से हमारी नींद पर असर पड़ता है और कैसे हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurdu feedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।